मधु एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी जो मस्ती में घूमते टहलते और गाते हुए अपने घर की तरफ आ रही थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ बुरी नजरें जैसे उसकी खुशियों में ग्रहण लगा रही थी। देख रहा है गिरधर, तेरी बेटी के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। सारा दिन घूमती फिरती रहती है, इसका कुछ करता क्यों नहीं तू? लगाम लगा जरा इस पर, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे पूरे खानदान के मुंह पर कालिख पोतेगी। हाँ हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। मैं क्या है कि काम में एक तो इतना व्यस्त रहता हूँ कि इस पर ध्यान नहीं दे पाता। कहाँ जाती है, कहाँ घूमती है। तुझे पता हो ना हो, मुझे सब पता है। क्या पता है दीदी? यही कि तेरी बेटी कहाँ जाती है, किससे मिलती है। किससे? अरे वो लज्जो के लड़के को जानता है तू? लज्जो? कौन लज्जो दीदी? अरे वही नीची जाति का जिसका पिता अभी कुछ दिनों पहले ही किसी बीमारी से खत्म हो गया था। अच्छा, मने कि आप तो दिनेश की बात कर रही हैं, है ना? हाँ हाँ, मैं उसी दिनेश की बात कह रही हूँ। कई लोगों के मुंह से सुना है मैंने, मधु उससे अकेले में नदी के किनारे मिलने जाती है। निमोनी बुआ की बात सुन गिरधर गुस्से से लाल हो जाता है और तिनमिनाने लगता है। क्या बात कर रही हो? उस नीच जात वाले की इतनी हिम्मत कि वो हमारी बेटी से मिले? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुक, शांति से सोच। तेरी बेटी उससे खुद बात करती है। हमें शांति से मामला निपटाना होगा। ऐसे गुस्से से हमारे मान सम्मान पर आ सकती है बात। आखिर इस गांव में, इस समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। गांव में अगर ये बात फैली तो सोच तेरी और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे तो क्या मैं उसको ऐसे ही मिलते देखता रहूं? क्या करूं दीदी, क्या करूं? मधु की माँ से बात कर, अब वो ही समझाएगी उसे। हाँ ठीक है, ठीक है। गिरधर मन ही मन बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे जिससे उसकी इज्जत गांव और समाज में बनी रहे। गिरधर बेचैन होकर यहाँ से वहाँ टहल रहा था। क्या हुआ जी, आप आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं, कोई बात है क्या? तो क्या करूं और क्या करूं मैं? अपनी इज्जत नीलाम होने का इंतजार करूं? हैं? क्या करूं मैं? ये आप क्या कह रहे हैं जी? भला आपकी इज्जत कौन नीलाम करेगी? अरे तेरी वो प्यारी बेटी जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ये सब उसका किया धरा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं जी। अरे आज दीदी बता रही थी कि मधु उस नीच जात वाले दिनेश से चुपके नदी के किनारे मिलने जाती है। देख, अभी भी वक्त है, संभाल ले अपनी बिटिया को, वरना मैं कह देता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री अपने पति का गुस्सा जानती थी, इसलिए वह शांत हो जाती है और कहती है, आप फिक्र मत करिए जी, मैं उसे समझाऊंगी। आइंदा से वो दिनेश से कभी नहीं मिलेगी और न ही बात करेगी। सावित्री अपनी बेटी मधु के पास जाती है, जहां वो अपने कमरे की खिड़की में बैठे बैठे गाने गुनगुना रही थी। मधु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ माँ? देख, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना। क्या तो उस नीची जात वाले दिनेश से नदी किनारे मिलने जाती है? माँ वो मैं। क्या वो मैं लगा रखा है? सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? माँ, मैं दिनेश से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई है क्या? तू जानती भी है तू क्या कह रही है? हाँ माँ, मैं बहुत बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। देख, तू जो सोच रही है वो कभी नहीं हो सकता, समझी? तेरे पिता इस शादी के लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे। पर क्यों माँ? ये मेरी जिंदगी है, क्या मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है? मधु, तेरे पिता इस प्यार व्यार के बिल्कुल खिलाफ है और तू तो अच्छे से जानती है ना, दिनेश एक छोटी जाति का है। तेरे पिता कभी नहीं मानेंगे, तो मनाइए माँ उन्हें, क्योंकि मैं दिनेश के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मधु ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह
मधु घर का सारा काम करती है और दिनेश से मिलने नदी की ओर निकल जाती है। हाँ, क्यों सावित्री, मधु कहाँ है? यही कहीं, अभी तो यही काम कर रही थी। अब मधु, मधु कहाँ है तू? सावित्री सारे घर में मधु को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। क्यों, मिली वो? नहीं जी, मैंने सारे घर में देख लिया, मधु कहीं नहीं मिली। तभी निमोनी बुआ भागती भागती आती है। अरे गिरधर, जल्दी बाहर निकल कर आ। अरे क्या हुआ दीदी, आप इतना हाफ क्यों रही हो, क्या बात है? तेरी बेटी मधु में अभी उसे उस दिनेश के साथ देख कर आई हूँ। दोनों नदी के किनारे मिल रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना किसी और ने देख लिया होता तो सारी इज्जत धरी की धरी रह जाती हमारी। अब जा जल्दी से और उसे लेकर आ। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गिरधर का गुस्सा देख सावित्री डर जाती है। सुनिए जी, अभी मधु बच्ची है, उसे प्यार से समझाते हैं। अरे तब तेरी वजह से उस लड़की के इतने पर निकल गए हैं। तूने लगाम नहीं लगाई, आज वो हमारे हाथ से निकल गई है। तुम भी ना कैसी बातें करती हो। बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करके। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो बताओ। ए मधु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। अब मतलब सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा लगने लगा है, हर चीज अच्छी लगती है। हाँ दिनेश, तुम सही कह रहे हो। कभी कभी तो सोचती हूँ बिना तुम्हारे मैं जी पाऊंगी भी कि नहीं। धात पगली, चुप चुप, पागल नहीं तो ऐसी बातें मत बोला करो। मरने की बातें आइंदा अगर तुमने की ना तो देख लेना, मैं तुमसे कभी बातें नहीं करूंगा। हाँ नहीं तो फालतू की बातें करती हो। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? इससे भी ज्यादा। मधु, तुम मेरी जिंदगी हो। ओह दिनेश, कभी कभी लगता है ये पल बस यहीं ठहर जाए और हम यूं ही हमेशा मिलते रहें। अच्छा मधु, क्या तुम्हें एक बात पता है? क्या? हर प्यार करने वाले की जिंदगी आसान नहीं होती। जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ता है इस प्यार को जीतने के लिए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है दिनेश? मैंने तुमसे प्यार किया है, मजाक नहीं। और ये प्यार जिंदगी भर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी गिरधर वहाँ आ जाता है। मूर्ख लड़की, तो तू यहाँ बैठी है। लगता है कि तू मेरी इज्जत नीलाम करके ही मानेगी। तुझे एक बात समझ में नहीं आती? चल चल, मैं तेरा सारा प्यार का भूत घर चलकर उतारता हूँ। और तुझे तो मैं अच्छे से बताऊंगा बेटा, तू फिकर मत कर। अरे चल तू मेरे साथ, चल चल। सावित्री दरवाजे के पास आकर, सुनिए जी, अब मधु उससे नहीं मिलेगी, छोड़ दीजिए उससे, मत मारिए, छोड़ दीजिए। गिरधर दरवाजा खोलता है। आखिरी बार है ये, अब मैं इसे नहीं समझाने वाला, समझी? अब जा और समझा तो इसे अच्छे से समझा, और ना समझे तो देख फिर मैं क्या करता हूँ। ले जा इसको, प्यार करना है इसको। सावित्री अपनी बेटी के पास जाती है। मधु फूट फूट कर रो रही थी। माँ, मधु भूल जा बेटी उसे। तेरे पिताजी और ये समाज तुझे और दिनेश को कभी एक नहीं होने देंगे। कैसे भूल जाऊँ माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और दिनेश भी मुझे बहुत प्यार करता है। वो मेरे बिना और मैं उसके बिना मर जाएंगे। सावित्री की आंखों में आंसू थे, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अच्छा किया तूने, अब एक और काम कर, उस दिनेश के घर जा और उसे जाकर समझा दे। हाँ ठीक है दीदी, अब उसकी बारी है, मैं उसको भी समझा कर आता हूँ उसके घर जाकर। गिरधर दिनेश के घर जाता है। अरे गिरधर जी, आप हमारे यहाँ आइए, आइए बैठिए। सुन, मैं तेरे यहाँ बैठना तो दूर की बात है, थूकना भी पसंद नहीं करता, समझे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गिरधर जी? आखिर हम लोगों ने क्या किया है आपका? क्या किया? ये बता, कहाँ है तेरा लाडला बेटा? क्या तुझे उसने कुछ नहीं बताया? जा बुला उसे। क्या नहीं बताया? हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ।
जो कहना है मुझसे कहिए, मेरी माँ से नहीं। बताइए। नीच जात का इंसान और जुबान इतनी लंबी, जो कहना है मुझसे कहिए। ऐसा है, भले ही हम नीची जाति के हैं, लेकिन मन ऊंची जाति के लोगों से साफ रखते हैं। तेरी ये फालतू की बातें सुनने नहीं आया, समझा? मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ। अगर अब दोबारा तूने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तो मेरी भी बात सुन लीजिए। मुझे और मधु को आप मिलने से तो रोक लेंगे, पर आप हमारे दिलों में जो एक दूसरे के लिए प्यार है, उसे कैसे रोकेंगे? ये प्यार कोई हवाई प्यार नहीं होता है, जो आपकी फूंक भरी धमकियों से उड़ जाए। मरते दम तक, आखिरी सांस तक एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। आपको जो करना है कर लीजिएगा आप। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब तू नहीं मानेगा। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। अरे तेरी तो। गिरधर दिनेश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है। अरे अरे गिरधर जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, माफ कर दीजिए मेरे बेटे को। अभी मेरा बेटा छोटा है, नादान है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। मैं समझती हूँ इसे। ठीक है, समझा देना, दोबारा यहाँ हमको ना आना पड़े। जी जी बिल्कुल। गिरधर पैर पटक कर वहाँ से चला जाता है। बेटे भूल जाओ उसे, वो तेरी कभी नहीं हो पाएगी। कैसे 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 भूल जाऊं माँ? मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मैं मर जाऊंगा माँ, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। बेटे तू समझता क्यों नहीं? हम ठहरे गरीब लाचार निजी जाति के, हमें समाज ने इतना हक नहीं दिया है कि हम अपनी हैसियत से ज्यादा सोच सके। मधु के पिता अपनी बेटी की शादी कभी तुझसे नहीं होने देंगे। तुझे अपने प्यार का गला घोटना ही होगा। लज्जो ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ दरवाजा खोलो, माँ मुझे बाहर निकालो। आप लोग मुझे दिनेश से दूर नहीं रख सकते, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। दरवाजा खोलिए। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या इस लड़की का। ये तो उस दिनेश को भूलने का नाम नहीं ले रही है, रट लगा के रखी है। हाँ। सुन, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। भला वो क्या है दीदी? बताइए, जल्दी बताइए। पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, उनका बेटा है मनोहर। हाँ तो क्या वे लोग अपने लड़के का ब्याह कराना चाहते हैं? कोई अच्छी सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, समझ गया ना तू? हाँ 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 बिल्कुल। आप उन्हें जानती हैं दीदी? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तू फिक्र मत कर। सब लोग बहुत अच्छे हैं। बस तू एक बार सेठ जी से मिलकर मधु की शादी फिक्स कर दे। यही एक उपाय है जिससे मधु उस लड़के को हमेशा के लिए भूल जाएगी और हमारी गांव बिरादरी में बदनामी भी नहीं होगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही दीदी। अब आप एक काम करिए, कल ही उन्हें घर पे बुला लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल ही उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। सुबह होती है। मधु कमरे में पड़ी पड़ी सिसकियां ले रही थी और खिड़की के बाहर एक टक देख रही थी। तभी दरवाजा खुलता है। माँ माँ, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? ये ले, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, चल खा ले। माँ, पिताजी को समझाइए ना, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे सावित्री, क्या कर रही हो? तुमने इसे अभी तक तैयार नहीं किया? वो देखो, अब तुम दोनों माँ बेटी का कोई नाटक नहीं चलने वाला। मैंने कह दिया तो कह दिया, जल्दी से इसे तैयार करो, वो लोग आते ही होंगे। मधु कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके पिता जो कहकर गए थे, वो घबरा कर अपनी माँ से कहती है, माँ ये पिताजी क्या कहकर गए हैं? कौन आ रहा है और मुझे तैयार करने क्यों बोल रहे थे? सावित्री चुप थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। अरे माँ तू चुप क्यों है? बता ना, क्या बात है? कौन आ रहा है? सावित्री आंखों में आंसू लिए, तुझे देखने वाले। माँ, मुझसे पूछे बिना आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? माँ उन्हें मना कर दो, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। बेटी मैं जानती हूँ तू ये शादी नहीं करना चाहती, पर तू ही बता मैं क्या करूँ? मैं खुद मजबूर हूँ। माँ, जिस तरह आप मजबूर हो मैं भी मजबूर हूँ। मैंने दिनेश से वादा किया था कि मैं उसके सिवा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अब आप ही बताओ,
मैं किसी और से शादी कैसे कर लूं भला? अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो ये हमारे प्यार की हार होगी। बेटी, जरूरी नहीं हर प्यार जीत जाए, कभी कभी प्यार हार कर भी अमर हो जाता है, जीत जाता है। मधु की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ठीक है माँ, आप ऐसा ही चाहती है तो ठीक है, मैं हार कर ही अपने प्यार को पालूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी, न दिनेश से न किसी और से। मैं उसी की यादों के सहारे जी लूंगी, पर किसी से शादी नहीं करूंगी। गिरधर मधु के पास आता है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। लगता है उस दिनेश का कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे आप? हाँ, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं उसे ही रास्ते से हटा देता हूँ। न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। आज ही मैं उस ससुरे का खेल खत्म कर दूंगा। हरिया, ओ हरिया, जी मालिक, कहिए। जा और उस नीची जाति के दिनेश और उसकी माँ को ऐसी जगह ठिकाने लगा कर आ कि दोबारा उसकी शक्ल तक न देखने को मिले। जा। जी मालिक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं उसको ऐसी जगह गायब करूंगा कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। जी ठीक है मालिक। नहीं पिताजी, नहीं, मत करिए, ऐसा कुछ भी मत करिए। अच्छा, तो ये बता, मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आप मेरे दिनेश को कुछ मत करना, कुछ मत करना। मधु ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। हरिया हरिया, अरे काहे इतनी जल्दी करता है रे? जा, तू जा खेतों में काम कर, उसे जाने दे, छोड़ दे उसको। जैसा आप कहें मालिक। हाँ, अब दोबारा मुझे आना ना पड़े। जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आने ही वाले होंगे। मुझे कोई नाटक पसंद नहीं है, समझे? सुन सावित्री, जल्दी से इसको तैयार कर। जी। गिरधर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। बेटी चल, अब जल्दी से तैयार हो जा। अगर तू दिनेश से सच्चा प्यार करती है तो उसकी रक्षा करना तेरा फर्ज है, और कुछ ऊंच नीच हो उससे पहले ही तू संभल जा बेटी। मधु अपनी माँ के गले से लगकर बहुत रोती है। ये कैसी जिंदगी है माँ, जिसे हम अपनी तरह से नहीं जी पाते? बेटी, जिंदगी तो बहुत अनमोल और सुंदर है, लेकिन ये जो समाज बिरादरी है ना, इसी की लकीरें हैं ये। खैर, तू अब जल्दी से तैयार हो जा। गिरधर, वो बस पहुंचने ही वाले हैं, सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ हाँ दीदी, खाने पीने, मिठाइयाँ उठाइयाँ सब तैयारी हो गई है, बस ये मधु तैयार हो जाए। हाँ ठीक है, ये लो, वे लोग आ भी गए। गिरधर और निमोनी बुआ हाथ जोड़कर। आइए 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 सेठ जी, आइए आइए, पधारिए पधारिए। आजा बेटा, आजा, आओ आओ बेटा, बैठो बैठो। अरे आइए आइए सेठ जी, पधारिए, आओ बेटा बैठो। बेटा जा तो सावित्री को और मधु को बुला ला। हाँ हाँ जी, अभी बुलाता हूँ। गिरधारी भागता हुआ मधु के कमरे में जाता है। ओहो, क्या आप सारा दिन यहीं बिता लोगी क्या? चलो जल्दी से बाहर आओ, वो लोग आ गए हैं। जी। माँ, रोते नहीं बेटी, चल आंसू पोंछ। सावित्री अपनी बेटी मधु को लेकर बाहर आती है, जहाँ सेठ जी अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे। अरे अरे देखो, हमारी मधु बिटिया आ गई। अरे बिटिया, बड़ी देर कर दी आने में। आओ, सेठ जी कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी और उनका लड़का मनोहर मधु को एकटक देख रहे थे। वाह 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 वाह, गिरधारी जी, आपकी बेटी है तो बड़ी खूबसूरत, वाकई में। बेटा मनोहर, तुमको कैसी लगी बेटी? बताओ। देखो बेटा, शर्माओ मत। मुझे तो पसंद है, अब बाकी तुम बताओ। जी जी पिताजी, मुझे मधु बहुत पसंद है। ये लीजिए, चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो गिरधारी जी, जल्दी से मुंह मीठा करवा दीजिए, रिश्ता पक्का समझिए। बोलो सिया राम की जय। लाइए मिठाई खाइए। अरे अरे सेठ जी, बस बस बस। अरे हमने तो आपके लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें बनवाई हैं, और भी अभी खाना है। अरे गिरधारी जी, अब ज्यादा देर ना हो, अब रिश्ता पक्का हो गया है। एक काम करिए, लगे हाथ पंडित जी को बुलवा लीजिए, तो शादी की तारीख भी पक्की हो ही जाएगी।
मधु सेठ जी की बातें सुनकर घबरा जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। अरे सेठ जी, अब रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है। थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, रिश्तेदारी को समझ ले, फिर तो शादी करनी ही है। सेठ जी सावित्री की बातें सुन मुंह बनाने लगते हैं। तभी गिरधारी बात को संभालते हुए कहते हैं। अरे अरे सेठ जी, सावित्री का कहने का मतलब ये है कि क्या है कि सावित्री अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है ना, तो इतनी जल्दी शादी की बातें सुनकर थोड़ा घबरा गई है। बचपन से जिसे पाल पोस पर बड़ा किया है, अब कुछ दिनों में वो पराई हो जाएगी, इसीलिए ऐसा कह रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको जो सही समय लगे आप शादी के लिए वही समय रख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों दीदी, सही कह रहे हैं ना हम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा सेठ जी चाहे। 1 महीने बाद करो या अभी, शादी तो करनी ही है ना, फिर लेट लतीफी कैसी। तो ठीक है, फिर हम जल्द ही पंडित जी से कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। ठीक है गिरधारी जी, अब हम चलते हैं, चलिए। नमस्ते नमस्ते। जी 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 जी। वो मैं सेठ जी को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है दीदी, ठीक है ठीक है। गिरधर सावित्री की बात को भुला नहीं था। वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ सावित्री से कहता है। क्या था क्या ये सब है? क्या जी, अब मैंने क्या कर दिया ऐसा? तू और तेरी ये बेटी मिलकर मेरी नाक कटवाना चाहते हैं ना? हैं? ये आप क्या कह रहे हैं जी? अरे तभी तो तू और समय मांग रही थी शादी के लिए, ताकि तू इसको उस दिनेश के साथ भगा दे, है ना? लेकिन याद रख सावित्री, मैं मेरी इज्जत ऐसे तुम दोनों को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अरे गांव बिरादरी में बड़ा मान सम्मान है मेरा, समझी? नहीं तो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी जी, ताकि हमारी बेटी शादी के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। अभी वैसे भी उसकी ज्यादा उम्र भी नहीं है। अच्छा, बड़ी हिमायती बन रही है तो इसकी, हैं? प्यार की उम्र हो गई लेकिन ब्याह की उम्र ना हुई। पागल समझ रखा है क्या तुम दोनों माँ बेटी ने? अगर कुछ भी ऐसा वैसा करने का सोचा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। गिरधर ऐसा कह वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। दिनेश नदी किनारे बैठकर मधु का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। क्या हुआ है समझ ही नहीं आ रहा। आखिर आज से पहले तो कभी मधु ने ऐसा नहीं किया। आज दूसरा दिन भी हो गया और मधु मुझसे मिलने ही नहीं आई। मैं तो उसके घर भी नहीं जा सकता उसके पिता के कारण। क्या बताऊं, पर मैं भी क्या करूं, उससे मिले बिना रह भी नहीं पाता। समझ नहीं आता, घबराहट हो रही है मेरी। मधु ठीक तो है ना? पता नहीं कैसी होगी घर में वो। नहीं 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 नहीं, आज मुझे उसके घर जाना ही होगा। हाँ, मैं जाता हूँ। दिनेश मधु के घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन सामने वो देखता है गिरधर का नौकर हरिया खड़ा हुआ है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अंदर जाने की सोचना भी मत, वरना यही टांगे काट दूंगा तेरी। भैया भैया देखो, मुझे अपनी मधु से मिलने दो। मैं 2 दिन से उसका इंतजार कर रहा हूँ। कृपया कृपया करके बस मुझे मधु से एक बार मिलने दो। मधु, ए मधु, मधु, ए मधु। मधु दिनेश की आवाज सुन लेती है और खिड़की से देखती है। दिनेश को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मधु भागकर बाहर की ओर चली जाती है। तभी गिरधर उसके सामने आ जाता है। अरे अरे अरे, वो देख, उस हरिया को देख रही ना? बहुत से लोगों की हड्डियां तोड़ी हैं उसने। अगर तू कहे तो दिनेश की हड्डियां भी तुड़वा दूं। तू बस हाँ कर दे, बस हाँ कर, बोल। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। मेरे दिनेश को कुछ मत करिए, उसे जाने दीजिए। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। ये हुई ना बात बेटा। एक काम कर, जा यही बात दिनेश से बोल कर आ, फिर हम उसे यहाँ से जाने देंगे। जा बेटा, जा मेरे अच्छे बच्चे, जा 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 जा, जा। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। मेरे प्यार के सामने मुझे जलील मत करिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मधु अपने पिता के पैरों में गिर जाती है और अपने प्यार की भीख मांगने लगती है। जाएगी या फिर मैं हरिया को जाने को बोलूं? हरिया। नहीं नहीं पिताजी, मैं जाती हूँ। मधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन मधु बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी।
उसने अपने आंसू पोंछे और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। मधु, मधु तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। कहाँ थी, कैसी हो, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? दिनेश तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मधु? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें अब भूल चुकी हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। कह दो मधु कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ दिनेश, तुम जाओ यहाँ से। तुम समझते क्यों नहीं, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? ये सब कुछ अपने पिताजी के दबाव में कह रही हो। देखो मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है मधु। चलो मधु, हम यहाँ से दूर भाग चलते हैं। कभी कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। चलो मधु, चलो। दिनेश, मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है और जल्दी मेरी शादी भी होने वाली है। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ। मधु की बातें सुन दिनेश जैसे अपनी सुध बुध खो बैठता है। मधु 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 मैं क्या बताऊं? इस दुनिया से जाने के बाद ही मैं तुम्हें भूल पाऊंगा, उसके पहले नहीं भूल सकता। मधु की आंखों में आंसू आते हैं, जिन्हें वो रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके आंसू नहीं रुकते और उन्हें छुपाने के लिए मधु भागकर अपने घर के अंदर चली जाती है, जिससे दिनेश मधु को पागलों की तरह चिल्लाता है, रोता है। मधु, मधु, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अरे बहुत हुआ तेरा ये नौटंकी, तुझे क्या सुनाई नहीं देता है? चल भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो टांगे काट दूंगा तेरी। चल निकल यहाँ से। बड़ा मधु खिड़की से खड़े होके ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसका शरीर जैसे बिना जान के हो गया था। वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। दिनेश, मुझे माफ कर दो। दिनेश, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे ये सब नहीं करना था, पर मैं क्या करती, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मत रो बेटी, शायद तेरी किस्मत में यही लिखा था, कल तेरी शादी है, भूल जाओ उसे। अगली सुबह धूमधाम से मधु की शादी मनोहर से हो जाती है। जैसे ही ये बात दिनेश को पता चलती है, दिनेश पागल सा हो जाता है और खूब चीखता चिल्लाता है। वो आएगी, एक दिन आएगी, आने में होगी, रास्ते में होगी। उसने कहा था वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आएगी, जरूर आएगी, वो आएगी मधु, आएगी। अरे नहीं, आएगी, मुझे रोना नहीं है। जब वो आएगी तो हंसता हुआ चेहरा दिखाऊंगा। आएगी, वो मुझसे मिलने आएगी, यहीं पे आएगी, वो आएगी। दिनेश दौड़ता भागता अपने बालों को खींचता हुआ नदी की तरफ दौड़ पड़ता है। मधु आएगी, मधु, मधु। वहीं दूसरी तरफ मधु विदा होके अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। आओ बेटा, आओ। तुम्हारा इस नए घर में स्वागत है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आओ बेटा, आ जा। काश मनोहर की जगह मेरा दिनेश होता तो ये जिंदगी कितनी अच्छी लगती। ना जाने मेरी किस्मत को क्या मंजूर था। बेटा, खुश तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतनी सुंदर पत्नी जो मिली है मुझे। हाँ चलो, अच्छा हुआ तेरी शादी करवा दी। अब तू मधु के साथ खुशी खुशी रह। कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन मधु दिनेश को भूल नहीं पा रही थी। उसकी याद उसे हर पल आती
वो खुद को घर के कामों में लगाती, लेकिन उसका सारा ध्यान दिनेश की याद में ही रहता। ना जाने कैसा होगा मेरा दिनेश, किस हाल में होगा, मेरे बिना वो क्या करेगा, मुझे तो उसकी बड़ी फिक्र होती है। मधु काम करती जाती और दिनेश के बारे में सोचती जाती। एक दिन जब वह घर का काम कर रही थी, तभी एक बंद दरवाजे से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, कौन रो रहा है इस कमरे में? और ये कैसा कमरा है, इसमें तो ताला डला लगा हुआ है, मुझे इस कमरे में खोल कर देखना चाहिए। अरे 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 अरे, ये क्या, कहाँ जा रही इस कमरे की तरफ हैं? वो मुझे उस कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे पागल हो गई है क्या? मुझे तो कोई आवाज ना आ रही। चल यहाँ से। अरे चल 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 चल, दोबारा इस कमरे की तरफ आना भी मत, चल। लेकिन सच में मैंने अभी यहाँ से किसी के रोने की आवाज सुनी। अरे मैंने कह दिया ना, कोई आवाज ना आ रही, तुझे समझ में नहीं आता क्या? चल यहाँ से, और सुन, दोबारा मत आइयो, चल चल। मनोहर चिड़चिड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ तो इस कमरे में जरूर है, पर ये लोग मुझसे इसे छुपा क्यों रहे हैं? आखिर कौन है इस कमरे में? रात होती है, सभी सो रहे होते हैं। तभी मधु पानी पीने उठती है। जब वो रसोई में पानी पी रही होती है, तभी उसे फिर उस कमरे से किसी के रोने की आवाज आती है। अरे फिर से उस कमरे से आवाज आ रही है, मुझे देखना होगा आखिर उस कमरे में क्या है। मधु नहीं नहीं, ये झूठ है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए देखिए सेठ जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी घर पर ही होगी, आप अच्छे से देखिए उसे। और दिनेश तो पागल हो गया है, सारा गांव जानता है उसके बारे में, फिर वो उसके साथ क्यों भागेगी? हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करिए, बुलाइए उस दिनेश को। वो कहाँ है, बुलाइए। गिरधारी हरिया को दिनेश को ले जाने भेजता है, लेकिन उसे दिनेश कहीं नहीं मिलता। हाँ, देख लिया ना, दिनेश भी गायब है, बिटिया भी आपकी गायब है। ओह, इस लड़की ने तो मेरी नाक कटवा दी, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। आज मैं सारे गांव के सामने शर्मिंदा हो गया हूँ। हे भगवान, ये किन पापों की सजा मिल रही है मुझे। बहुत दुखी थे। दिनेश के गायब होने से उन्हें भी सच लगने लगता है कि दोनों कहीं भाग गए हैं। गिरधर और सावित्री को गांव की पंचायत में बुलाया जाता है। देखिए गिरधारी जी, आपकी बेटी ने बहुत गलत किया सेठ जी और इनके बेटे के साथ। शादी के बाद तो उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब उसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। अब मुखिया जी, मैं तो खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। आप जो बोले हमें मंजूर है। गिरधर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ रमा आ जाती है। ऐसा सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। रमा एक एक बात पंचायत को बताती है। अब झूठ झूठ बोल रही है ये लड़की, मुखिया जी झूठ बोल रही है ये। अच्छा, इस बात का निर्णय तो आपके घर पर ही जाकर होगा। चलिए। सभी सेठ जी के घर जाते हैं और सारे घर में खोजबीन करते हैं। तभी उन्हें खुदी हुई मिट्टी दिखाई देती है। इस जगह में जरूर कुछ है, खोदो इसे। उस गड्ढे को खोदने के बाद सब ये बात गांव के सभी लोग अच्छे से जान चुके थे। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? गिरधारी जी, देखा, नियति भी दोनों को एक करना चाहती थी, लेकिन ये मैंने क्या कर दिया? मैंने दो प्यार करने वालों को जिंदा मार दिया। मैं हत्यारा हूँ, हत्यारा। गिरधर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो फूट फूट कर रोता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे और प्यार का यही अंत हो गया।